गजब का मूव था। आज भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स देखिए एक्सपर्ट्स के रडार पे आते हुए। ये है अब इस समय के 10 के दमदार ट्रेड्स। एक्सिस बैंक सेल, टाटा कम्युनिकेशन बाय। ये है विकास की तरफ से प्रेफर्ड ट्रेड्स। चतुर्मोदा साहब कह रहे हैं अल्ट्राटेक में सेल और अदानी पोर्ट्स का कन्विक्शन कंटिन्यू होता हुआ। आपने फ्राइडे को बहुत बढ़िया ट्रेड एंजॉय करा था और अभी भी उनका मानना है कन्विक्शन उसी स्टॉक के साथ कंटिन्यू होता हुआ। इस बीच आपने वो देखा होगा, एक वो इमेज आ रही है बार बार। ये दूसरा दिन हुआ नहीं, बिकवाली का प्रोड्यूसर साहब ने बियर को ही हावी कर दिया उठा के स्क्रीन पे। तो नीलेश सर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश साहब। ये देखिए स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब अभी कहाँ हुआ है, एक दो दिन की करेक्ट प्रॉफिट टेकिंग है थोड़ी बहुत है, ऐसे बियर दिखा के डरा रहे हैं। नीलेश सर डरना चाहिए क्या? वैसे फैक्ट तो है कि 3000 पॉइंट के आसपास की रैली एक बहुत छोटे स्पैन ऑफ टाइम में हमने एंजॉय करी, जब कोई डेटा में ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। तो क्लियरली वो रिलीफ रैली प्ले आउट हो रही थी। फिजल आउट हो जाएगी क्या नीलेश सर? रिलीफ रैली थी या नॉर्मल रैली थी? नीलेश सर आवाज आ रही है? हाँ, ये रिलीफ रैली थी मार्केट में या खरीद रैली थी, ये कहना मुश्किल है। बट एक बात तय है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों ने मिलकर बाइंग की थी। मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। जब दुनिया की और मार्केटें गिर रही है तो अपनी मार्केट को अपनी जगह पे बढ़ने में या खड़े रहने में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी। बट एवरी करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। एवरी करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की। नीलेश सर, ये हो क्या रहा है ऑफ लेट? ये ऐसा हो रहा है कि जो फ्लोज हैं वो डेवलप्ड से ईएम्स की तरफ रुझान बढ़ रहा है। भाई डेवलप्ड ज्यादातर सारी मार्केट, सारी ज्योग्राफीज हम कह रहे हैं पेन में आने वाली हैं सेकेंड हाफ में, कोई स्लो डाउन एपरेंट है, रिसेशन होगा, कितना डीप होगा अलग जगह। तो ऐसा हो रहा है कि डेवलप्ड मार्केट से ईएम्स की तरफ फ्लोज बढ़ रहे हैं, ऐसा विटनेस करा क्या आपने? डेवलप्ड मार्केट से ईएम की तरफ तो उतने फ्लोज नहीं बढ़े। लेकिन डेवलप्ड मार्केट में से इंडिया की तरफ फ्लोज डेफिनेटली बढ़े हैं। अक्टूबर 21 से जून 2022 तक एफपीआईज ने तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का इंडियन इक्विटी बेचा था और जुलाई अगस्त के महीने में तकरीबन 18,000 करोड़ की बाइंग की है। तो इंडिया में उनका निवेश डेफिनेटली बढ़ रहा है। बट सारे इमर्जिंग मार्केट में एफपीआई का अलोकेशन नहीं बढ़ा है। इस सप्ताह में जैक्सन हॉल में ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स की मीटिंग है। उस मीटिंग में शायद हमें और पता चलेगा इकोनॉमी के बारे में और ब्याज के दरों की ट्रेजेक्टरी के बारे में। उस मीटिंग के ऊपर मार्केट की डायरेक्शन तय हो सकती है और फ्लो भी तय हो सकता है। अगर यूएस में ब्याज की दरें बहुत नहीं बढ़ेगी तो डेफिनेटली वहां से थोड़ा पैसा इमर्जिंग मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया की तरफ आ सकता है। अच्छा नीलेश जी, आपके मुताबिक, आपके आकलन के मुताबिक ये जो अर्निंग सीजन गया, जिस प्रकार के नंबर्स आए, आई मीन इस अर्निंग सीजन में एक फियर ये था, ठीक है अगर मैं बाजार की रैली को छोड़ दूं, जब हम 15,200 पे थे, 15,800 पे थे, 16,000 पे थे, ये फियर था कि ये डिजास्ट्रस अर्निंग सीजन रहेगा। इस बार जो कॉस्ट प्रेशर है वो आई थिंक बॉटम लाइन को काफ़ी रात देखें सीवियरली हर्ट करेगा। लेकिन जिस प्रकार का ये अर्निंग सीजन गया वो आपको लगा कैसा? सिर्फ इंडेक्स की पॉइंट को छोड़ देते हैं, और इस अर्निंग सीजन के बाद भी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एरिया क्या है, जहां की मैनेजमेंट्स ने बहुत अच्छे नंबर्स दिए, उन्होंने अपने कॉस्ट को कम किया, उन्होंने अपने प्राइस हाइक्स के थ्रू मार्जिन्स को काफ़ी सिक्योर करके रखा। सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन पोस्ट दिस अर्निंग सीजन इन क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद आपका कहां पर है? अगर हम जून 22 क्वार्टरली अर्निंग्स को देखें तो उसमें ब्रेथ ऑफ द अर्निंग्स 2000 के आसपास जो कंपनीज के रिजल्ट्स हमने देखे, वहां पे ब्रेथ ऑफ द अर्निंग्स काफी रीजनेबल आई है। तकरीबन 65% से ज्यादा कंपनीज के रिजल्ट अंदाजन या उससे ज्यादा आए हैं और 35% के आसपास कंपनी में रिजल्ट्स बिलो एक्सपेक्टेशन आए हैं। मोर इम्पोर्टेंटली 14 आउट ऑफ 20 सेक्टर्स में रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के अनुसार
या उससे बेहतर आए हैं। और इस बार की अर्निंग्स में देखा कि कुछ बड़ी कंपनीज जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में थी, जो ऑयल एंड मार्केटिंग सेक्टर में थी, वहां पे रिजल्ट मोटा मोटा रिजल्ट्स अंदाज के अनुसार आए। तो ये अर्निंग्स जो आई है वो ये दिखाता है कि बॉटम अप स्टॉक पिकिंग बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। जिस कंपनीज को ग्लोबल एक्सपोजर है वहां पे अर्निंग्स की ओर शायद डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है, पर जो कंपनीज लोकल एरिया पे फोकस्ड है वहां पे अर्निंग्स रिकवरी स्ट्रांग रहनी चाहिए। इस रिजल्ट के पहले और इस रिजल्ट के बाद हमारा कॉन्फिडेंस इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स सेक्टर के ऊपर है। वहां पे अब गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर, एक्सपोर्ट मार्केट से, तीनों जगह से ऑर्डर मिल रहे हैं। एक्सपोर्ट्स मार्केट में चाइना +1 की जगह पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रही है। कई मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में निवेश को 2 3 गुना 4 गुना कर रही है, बिकॉज उन्हें चाइना से अपना सोर्सिंग बेस डाइवर्सिफाई करना है। तो ये सारे चीजें मिला के देखे तो इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स ये एक सेक्टर है जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। कैपिटल गुड्स, और आपने बचपन से पढ़ा होगा इंडिया लार्जली एक सर्विसेज ड्रिवन इकोनॉमी, और अब सब मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी की बात कर रहे हैं। पीएलआई स्कीम्स हो, चाइना +1 हो, वाकई, और शायद यही रीजन है कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस में आप इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रोज टेक्निकल एक्सपर्ट्स के व्यूज सुनते हैं, तेजी का मन, स्टॉक्स अपने रिकॉर्ड हाइज की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो नीलेश सर, फिर आपने भी ऑफ लेट अपने पोर्टफोलियोज का रुझान जो है कैपिटल गुड इंडस्ट्री की तरफ बढ़ाया है। ये जो रिकॉर्ड हाइज के आसपास स्टॉक खड़े हैं, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है क्या? दरअसल अब यहां से एक्चुअल तेजी बुलाने का अब समय आने वाला है। हमारे हिसाब से अभी भी लगता है कि जैसे किसी जमाने में आईटी सेक्टर में हमने मल्टी डिकेडल तेजी देखी थी, किसी जमाने में केमिकल सेक्टर में मल्टी डिकेडल, मल्टी इयर्स तेजी देखी थी, वैसा ही सिनारियो इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर में बन सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी करेक्ट नहीं होंगे, उतार चढ़ाव तो मार्केट में हमेशा बनते रहेंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक मल्टी ईयर, मल्टी डिकेडल तेजी के माहौल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये ध्यान रखिए, नीलेश से बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। जिस तरह से आईटी में हमने बहुत अच्छा मूव, बहुत अच्छा मोमेंटम आता हुआ देखा था, वो मल्टी डिकेडल तेजी की तरफ कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस, इंडस्ट्रियल एज अ स्पेस। तो नीलेश सर, समय नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अगर पिकअप होनी है तो किसी को डायरेक्टली कोई टेक्सटाइल, कोई जो अलग अलग स्कीम्स को, ऑटो एंसरीज, इनके थ्रू ना जाऊं, मैं दरअसल कैपिटल गुड्स के थ्रू इन सब की तेजी को बनाने की कोशिश करूं, ऐसे रीड करूं। अदरवाइज तो बहुत सारे सेक्टर्स हो गए, बहुत सारी पॉकेट्स हो गई, और बहुत सारी पॉकेट्स को सरकार ने थ्रस्ट देने की कोशिश भी करी है। मेरे हिसाब से इसमें आपको बॉटम अप बनाना पड़ेगा, रख सकते हैं, बिकॉज ये सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पहले प्लांट एंड मशीनरी के ऑर्डर देंगे तो इनको फायदा होगा। बट फाइनली चाहे ऑटो कंपोनेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे टेक्निकल फाइबर्स हो, चाहे ऑटोमोबाइल स्पेस हो, अलग अलग क्षेत्र में जिस तरह से सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दे रही है, उस वजह से वहां पे भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो सकती है। तो आपके पोर्टफोलियो को आप 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हाफ में उसमें इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स कंपनी ज्यादा रहेगी, कोर मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कम रहेगी। सेकंड हाफ में कोर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी जब उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ने लगेगी, और इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स थोड़ी। ये ऑडियो में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन बात क्लियर हो चुकी है। ये स्पेस को रखना है आपको रडार पे, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स। करेक्शंस आएंगे, लेकिन इन करेक्शन शायद बेहतरीन खरीदारी करने के मौके। नीलेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और अब फोकस शिफ्ट कर रहा हूं मार्केट बिग वॉइसेस से आज के कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ।